जीत हासिल की है। वहीं असम विधानसभा चुनाव के नतीजों में जेएमएम का तीर चला तो नहीं, पर पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा जरूर माना जा रहा है। देखिए, हेमंता की आंधी के बीच हेमंत सोरेन ने भी असम में जमीन बना ली है। पार्टी ने असम में बिना किसी बड़े गठबंधन के चुनाव लड़ा और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी। पार्टी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिसमें 2 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही। वहीं 11 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहकर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता हासिल की। पहले उस चुनाव में पार्टी को सिर्फ 1.5% वोट ही मिले, लेकिन आपको ये बताते चले, हालांकि उस चुनाव में देखिए पार्टी को सिर्फ 1.5% वोट मिले हैं, लेकिन हेमंत सोरेन पार्टी के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। सीएम हेमंत ने असम की जनता का आभार जताया, सोशल साइट एक्स पर पोस्ट भी किया और उन्होंने लिखा कि बहुत ही सीमित समय और संसाधन में जो कुछ भी किया जा सका वो आप सभी के सहयोग, विश्वास और सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं था। तो इस संघर्ष में जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया, ऐसा लिख रहे हैं इस लंबे चौड़े पोस्ट में हेमंत सोरेन कि आपने जिस तरीके से हमारा साथ दिया है वो न केवल सराहनीय है, बल्कि हमारे लिए अत्यंत ही हौसला बढ़ाने वाला है। आपका ये समर्थन हमारे लिए शक्ति, प्रेरणा और नई ऊर्जा का स्रोत है। असम में चुनाव लड़ने का फैसला जेएमएम के लिए केवल राजनीतिक विस्तार नहीं था, बल्कि ये वहां के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक समाज के हक, सम्मान और पहचान की लड़ाई को मजबूत आवाज देने का एक ठोस कदम भी था। तो ये केवल एक चुनावी प्रयास नहीं है, बल्कि अस्तित्व, पहचान और अधिकारों की लड़ाई भी है। और आपके साथ, आपके विश्वास के साथ ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। ये लंबा पोस्ट आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन का, जो कि 2 सीट पर इनके हेमंत सोरेन ने जो यहां पर 2 सीट पर अपनी साख बचाई है, उसको लेकर के जितना उनके समर्थकों ने प्रचार प्रसार किया, उन्होंने जितना असम चुनाव में रोल निभाया, उसको लेकर के वो कार्यकर्ताओं को भी बधाई दे रहे हैं। और अब आपको ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से, एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि ग्राफिक्स के जरिए ये आपको बताएंगे कि जेएमएम ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा उन पर उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। ये देखिए, आप इधर से आपको दिखाते हैं असम में जेएमएम का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। और यहां पर ये सीट का नाम है, ये देखिए मार्गरेटा सीट, यहां पर तीसरे नंबर पर रहा है। और दूसरा, इधर चबुआ की बात कर लें, विश्वनाथ और सारू पाथर, और इधर बरचल्ला, डुलियाजान, नाहरगटिया, ये सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कौन कौन सी किस स्थान पर रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। जेएमएम कौन सी किस स्थान पर रहा है वो आप देख रहे हैं। जैसे कि मजबात की बात कर लें या फिर मार्गरेटा की बात कर लें तो तीसरे नंबर पर, खुमतई में तीसरे नंबर पर, सोनारी में भी तीसरे नंबर पर, टिंगखोंग में भी तीसरे नंबर पर और रंगोंदी में भी तीसरे नंबर पर ही रहा है। कितने वोट मिले हैं ये भी आप देख सकते हैं, 19,228, 17,090, 14,579, 14,205 और 13,461 ये रंगो नदी का। यानी कि प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। यानी कि भले ही बहुत बड़े मार्जिन पर जीत नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन किया है जेएमएम ने असम में, उसको लेकर के काफी ज्यादा संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं हेमंत सोरेन। और इसीलिए कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा कह सकते हैं कि उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं हेमंत सोरेन। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, जिस तरीके से असम चुनाव में जेएमएम का प्रदर्शन रहा है, उससे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं हेमंत सोरेन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में कुल 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पहली की कोशिश में उन्हें 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे, और जबकि 7 सीटों पर 15,000 से अधिक मत प्राप्त किए हैं। कई अन्य सीटों पर भी उन्होंने उल्लेखनीय वोट हासिल किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मजबत में 29,172 वोट हासिल किया। वहीं भेरगांव में 21,000 से ज्यादा, गोसाई गांव में 20,000 से भी ज्यादा, रंगापाड़ा में 20,000 से ज्यादा। इसके अलावा आप देखें कि डिगबोई, मार्गरेटा, खुमताई, सेनारी जैसे सीटों पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और कहीं न कहीं इसका असर साफ तौर पर, जो अगर हम कहें तो उन्होंने जो एक कार्ड खेला था, जो असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी जिस तरह से लगातार 10 दिनों तक कैंपेन किया, और यहाँ के जो ट्राइबल वहाँ काम करते हैं, उसका खासा असर तो जरूर पड़ा है। क्योंकि झारखंड से सटा जो राज्य है वो असम है, और यहाँ से कई मजदूर चाय के बागानों में काम करते हैं, उसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। हालांकि पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ी और इतनी अच्छी मजबूत स्थिति में उन्होंने कुल 16 सीटों पर परफॉर्मेंस किया, ये चौंकाने वाली बात जरूर है। 7 सीटों पर
15,000 से अधिक मत प्राप्त किए। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह से दोनों, यानी हम कहें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने लगातार जो ट्राइबल इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है असम का, उन्होंने और खास करके जोर दिया यहाँ के जो ट्राइबल हैं, वहाँ जो काम करते हैं चाय बागानों में, दार्जिलिंग के जो इलाका है और असम का जो इलाका है, दोनों से सटा हुआ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के मजदूर, खास करके आदिवासी महिला पुरुष दोनों काम करते हैं। उसको लेकर के एक सेंटिमेंट कार्ड खेला, उसका असर साफ तौर पर देखने को कल मिला और कहीं न कहीं इसका असर आगामी हो सकता है कि 5 साल के बाद 1-2 सीट वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिले, लेकिन इसका पॉजिटिव असर साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जरूर मिल रहा है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर के बधाई भी दिया वहां के मतदाताओं को, खास करके जो 16 सीट पर चुनाव लड़े। हालांकि 21 सीट पर उन्होंने उम्मीदवार उतारा, लेकिन टेक्निकल कारण 3 सीटों पर रद्द हुई और 1 सीट पर सिंबल नहीं मिलने के कारण उम्मीदवार नहीं उतर पाया, लेकिन 16 सीटों पर उन्हें मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से दूसरे स्थान पर उन्होंने 2 सीटों पर रहा है, यानी आप सोच सकते हैं कि वर्षों से जहां वहां पर कांग्रेस की सत्ता थी, हालांकि पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। 16 सीटों पर चुनाव लड़कर अगर वो 2 सीट जीत रहे हैं तो ये अच्छा प्रदर्शन है और ऐसा कहना कि लोगों ने काफी मेहनत किया है हेमंत सोरेन का, वो जायज भी है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, असम में जेएमएम के दमदार परफॉर्मेंस को लेकर पार्टी में उत्साह है। पार्टी इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है। जेएमएम का कहना है कि हमारा वोट प्रतिशत असम में बहुत अच्छा रहा है। तो असम में चुनाव लड़ने का फैसला जेएमएम के लिए केवल राजनीतिक विस्तार नहीं था, बल्कि आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति का हिस्सा भी था। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जेएमएम भी कहीं ना कहीं साख बचाने में कामयाब रही है। झारखंड में मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे, परंतु कहीं न कहीं कुछ कसर बाकी रह जाती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे कि गठबंधन पैन इंडिया में या आपस में सहमति नहीं बन पाती है। किसी को दोष देना उचित नहीं होगा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर उचित अहमियत नहीं मिले तो हम तो स्वतंत्र हैं और हम लोगों ने चुनाव लड़ा, अपनी ताकत भी दिखलाई असम में। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने जो कुछ भी किया, जैसे भी चुनाव कराया, वो सवालों के घेरे में। देखिए, बीजेपी को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली, जिसके बाद से झारखंड में जश्न का माहौल है। गढ़वा में बीजेपी जिला कमेटी के लोगों और गढ़वा विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जश्न मनाया। विधायक ने कहा कि बंगाल के बाद अब बहुत जल्द झारखंड की बारी है, क्योंकि यहाँ की जनता इस सरकार से ऊब चुकी है। बंगाल में पहली बार, आसाम में तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह जो प्रचंड यह जीत तमाम हिंदुओं की जीत है, तमाम सनातनियों का जीत है, यह जीत तमाम राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों का जीत है। बिल्कुल ही करप्ट थी। बांग्लादेशियों को वो एक तरीके से एक वहाँ की तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, घुसपैठियों को पनाह दिया जाता था और जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार किए जाते थे। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो हमारी एक डॉक्टर की जो पढ़ाई कर रही थी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो बहुत ही निंदनीय थी। और वहाँ की जो महिलाएं थी, जो बेटियां हैं, आखिर एक उन लोगों ने यह करके दिखा दिया कि हम लोग कभी भी घुसपैठियों की सरकार नहीं रहने देंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद देवघर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। देवघर के टावर चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, खुशी जाहिर की और आतिशबाजी भी की। जश्न में शामिल कार्यकर्ताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और इसे जनता के विश्वास की जीत बताया। पार्टी के साथ साथ बंगाल की जनता ने भी ये चुनाव लड़ने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि आज बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आई है। देखिए, बंगाल चुनाव इस वक्त चर्चा का कह सकते हैं कि केंद्र बना हुआ है और जैसे ही इसके परिणाम आए, इधर जेएमएम ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला है। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि लाखों मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किया गया। तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। बीजेपी ने कहा है कि ये चुनाव बिना हिंसा के हुआ है, जो कि एक उपलब्धि है। देखिए, ये चुनाव सुरक्षा बलों
का जो कुकृत्य रहा, जो कुछ भी उन लोगों ने किया, कई एक वीडियोज आ रहे हैं। तो वहां जिस तरह से चुनाव कराए गए, 29 लाख लोगों को चुनाव से वंचित कर दिया गया, SIR के नाम पर वोट काटे गए, पूरी तरह से एक युद्ध का मैदान बन गया था। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने जो कुछ भी किया और जैसे भी चुनाव कराया, वो सवालों के घेरे। बेशर्मी की हाइट होती है साहब, 90% से ज्यादा पोलिंग हो रही है दोनों फेजेस में, और इनको सब में प्रॉब्लम लग रही है। ये क्या चाहते थे कि पूरा पश्चिम बंगाल लहूलुहान हो जाता? इस बार बिना लहू बहे जो है इलेक्शन हुआ है। चुनाव आयोग इसके लिए साधुवाद का पात्र है, और हिंसा नहीं हुई। तो पश्चिम बंगाल में जब तक हिंसा नहीं होगी तो क्या इनको लगता है इलेक्शन नहीं होता है? इस बार तो चुनाव आयोग ने दिखा दिया सब, बिना हिंसा के इलेक्शन करा के, सेंट्रल फोर्सेस का डिपुटेशन कराकर। बाबूलाल मरांडी की स्क्वाड की गाड़ी खराब हो गई। देखिए, मरांडी की कारकिर्द में शामिल थी कार। चौपारण से रांची लौटते वक्त गाड़ी खराब होने की खबर मिल रही है। करीब 1 घंटे खराब रही जिप्सी। अब बाबूलाल की सुरक्षा पर सवाल उठे। हालांकि देखिए, ये पहली बार नहीं है जब बाबूलाल की कारकिर्द की गाड़ी खराब हुई है। इसके पहले जनवरी में भी तिलैया में शामिल उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। अब इससे पहले भी उनके बुलेट प्रूफ गाड़ी भी कई जगह पर खराब होने की बात सामने आई है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक का ये मामला बताया जा रहा है। करीब 1 घंटे तक वहां पर जिप्सी खराब रही। बाबूलाल की सुरक्षा पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर है। राधा कृष्ण किशोर के पत्र से खलबली मच गई है। वित्त मंत्री के पत्र से पार्टी में खलबली। अब यहां पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को पत्र लिखा है। बताते चले आपको, कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ ये पत्र है। कप्तान को ही कमजोर बताया है। पूर्व मंत्री योगेंद्र के निष्कासन पर सवाल। उनके दोष को लेकर स्पष्टता की मांग की गई है। प्रदेश नेतृत्व में बदलाव और निर्णय की मांग की गई है। फैसलों में विरोधाभास और पक्षपात का भी आरोप लगाया है। तो इधर राधा कृष्ण किशोर के पत्र से खलबली मच चुकी है। निरंजन जुड़ रहे हैं। निरंजन, राधा कृष्ण किशोर के पत्र से खलबली मची हुई है क्योंकि वहां पर पार्टी दरअसल कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ ही काफी सारे आरोप लगा दिए इन्होंने। देखिए, जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्रालय भी इनके पास है और बहुत गंभीर हैं, बहुत सीनियर हैं, इसके बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों कैबिनेट की जो कांग्रेस कमेटी की जो विस्तार हुई और पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी झारखंड के मामले को लेकर के कमेटी का गठन किया गया है, उसको लेकर के उन्होंने सवाल उत्पन्न किया है। हालांकि जिस तरह से लगातार वो पार्टी को कटघरे में हमेशा और आपको रोकना चाह रहे हैं निरंजन जी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ रहे हैं। प्रतुल जी, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को पत्र लिखते हैं और कई सारे आरोप लगाते हैं और खलबली भी मची हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस वंशवाद की प्रतीक है और जब भी उसकी कमेटी बनती है तो यही दिखता है। आप देखें, इस बार इन्होंने 350-400 सदस्यों की कमेटी बनाई है झारखंड में सर, और अभी भी मुझे लगता है मीडिया से लाना बाकी है। और उसमें भी एक परिवार के 4-4 सदस्यों के कई उदाहरण हैं और 3 सदस्य एक ही परिवार के, उसके तो दर्जनों उदाहरण हैं। तो ये तो जाहिर रहेगा ना कि वंशवाद का दंश जिन्होंने भी झेला है, या वंशवाद के खिलाफ पूरे देश में जो मुहिम चल रही है। देखिए, गौरव गोगोई वंशवाद के प्रतीक से हार गए, स्टालिन वंशवाद के प्रतीक से वो हार गए, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, वो भी वंशवाद वाली पार्टी थी, वो भी हार गई। लेकिन कांग्रेस यहाँ सीख नहीं रही। और राधा कृष्ण किशोर एक बहुत बड़े स्टॉलवर्ड है, बड़े नेता है कांग्रेस के, और वित्त मंत्री भी उन्होंने जो मुद्दे उठाए बिल्कुल जेन्युइन है कि जो कांग्रेस में कोसते रहते हैं लोग, उनको पार्टी में जगह मिलती है, अच्छी जगह मिलती है, और जो लगातार खड़े रहते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और हमारा मानना है कि जो वंशवाद दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कांग्रेस का उदय नहीं होगा। हम भी चाहते हैं कि साहब प्रतिपक्ष जो है थोड़ा मजबूत हो, पर ये तो बिल्कुल वेस्ट बंगाल में स्थिति 2 सीट जीतते हैं 294 में, तब कांग्रेस खड़ी होगी। मुझे नहीं लगता कि जब तक ये ऐसी हरकतें होंगी कांग्रेस का कोई फ्यूचर है। ठीक है प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए इस मुद्दे पर। हमारे साथ निरंजन भी जुड़े हुए हैं। निरंजन, प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ पत्र लिखना, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या चाह रहे हैं राधा कृष्ण किशोर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 81 सीट वाले झारखंड विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस के कुल 314 सदस्यों का समिति कितनी कारगर होगी ये समय बताएगा। हालांकि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि राधा कृष्ण अपने पार्टी को कटघरे में हमेशा खड़ा करते रहे और कई बार विभाग को भी उन्होंने पत्र लिखा है कि
सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, उसको लेकर के कहीं न कहीं इस बात का साफ तौर पर संकेत है कि इनका पुत्र जो है प्रशांत किशोर, उनको पार्टी का सेक्रेटरी बनाया गया है। उसके बावजूद भी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पार्टी का जो है जम्बो जेट जिस तरह से बनाया गया है। और कहीं न कहीं आप देखें कि इससे पहले पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद जो 21 अप्रैल को जिस तरह से घटनाएं हुई और उसके बाद पार्टी से उसको निकाला गया था, उसको लेकर के भी सवाल उत्पन्न किया कि किस आधार पर पार्टी से निकाला गया है। और कहीं न कहीं जो रमा खलको यानी जो झारखंड के जो रांची की जो मेयर रही है, सबसे पहला मेयर वही थी यहाँ की, उसको लेकर के पार्टी में बहुत अहमियत दी गई है। इस पर भी उन्होंने सवाल उत्पन्न किया कि ऐसे ऐसे जगहों पर पार्टी को दरकिनार करके के बड़े बड़े जो नेता हैं उसको किनारे करके रखा गया। और अनुशासनहीनता के लेकर के जिस तरह से योगेंद्र यादव को पार्टी से बाहर किया, उस पर भी उन्होंने सवाल उत्पन्न किया है। हालांकि ये राजू को उन्होंने पत्र लिखा है और अब देखना यह है कि जिस तरह से पार्टी 3 वर्षों से पार्टी का विस्तार नहीं किया गया था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो इससे पहले भी थे। लेकिन निरंजन, अगर प्रदेश नेतृत्व में बदलाव और निर्णय की मांग हो रही है और जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टी के ही मतलब लोगों के द्वारा, और खासतौर पर जो कोई मंत्री है वो अगर इस तरीके के आरोप लगा दे तो ये बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में गंभीर कह सकते हैं कि मुद्दा है ये कांग्रेस के लिए। फैसलों में विरोधाभास के आरोप लगाए जा रहे हैं, पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत वहां से हुई जब बड़का गांव के पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके हैं, जब योगेंद्र प्रसाद को बाहर निकाला गया और उनकी बेटी अम्बा प्रसाद ही बड़का गांव की विधायक रही है, उनकी बातों को अनसुनी कर पार्टी उनकी सुन नहीं रही है। बिना उनसे विचार लिए हुए विचार किए हुए सीधे पार्टी से 3 साल के अनुशासनहीनता के लेकर के उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। इसको लेकर के राधा कृष्ण किशोर ने सवाल भी उठाए थे कि पार्टी के वरीय नेताओं से पूछना कोई जरूरी नहीं समझा, प्रदेश अध्यक्ष अपने तरफ से निर्णय ले रहे हैं और प्रभारी को अपने विश्वास में लेकर के सभी जितने भी फैसले हैं प्रदेश अध्यक्ष मनमाने तरीके से कमेटी का विस्तार कर रहे हैं, किसी से राय मशविरा नहीं ले। चलिए निरंजन, देखना होगा कि ये गंभीर आरोप प्रदेश नेतृत्व पर लगाना किस ओर रुख होता है कांग्रेस का। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब रामगढ़ से खबर मिल रही है जहां पर अचानक से एक पुलिया गिर गई है जिससे आवागमन जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। ये पुलिया वार्ड नंबर 29 के जेल मोड़ से कोठार के तेतर टोला को जोड़ती है। अब बताया जा रहा है कि साल 2013-14 में सड़क और इस पुलिया को बनाया गया था, लेकिन इसके निर्माण के समय ही इसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। खराब क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल, जिसकी वजह से इतनी जल्दी यहाँ पर ये जो पुलिया है वो गिर गई है। महज 13 साल में ही पुलिया का गिर जाना कई सवाल खड़े करता है। 13 साल में ही पुलिया ध्वस्त हो गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 29 में एक पुलिया कल धंस गई है। देख सकते हैं पुलिया किस तरह से बनाया गया था, इसके गुणवत्ता पर शुरू से ही यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे थे। कल जो बारिश हुई है उसमें ये पुलिया टूट गई है। ये NH-23 यानी रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग से कोठार तेतर टोला को यहाँ पर जोड़ता है। अब पुलिया टूट जाने के बाद लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। यहाँ डायवर्सन हालांकि बनाया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2013-14 में सड़क और इस पुलिया का निर्माण कोठार के तेतर टोला जाने के लिए किया गया था, लेकिन देख सकते हैं कि कितना जल्दी ये पुलिया गिर गया है और किस तरह से निर्माण कार्य में गुणवत्ता में यहाँ पर लापरवाही बरती गई, उसके कारण ये पुलिया गिरी है। स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या दिक्कत हुई, कैसे गिरा? ये कल शाम को आंधी तूफान आया, उससे पहले 1 घंटा पहले एक जेसीबी यहाँ से पार हो रहा था। तो अचानक से जेसीबी बीच में गया और पुल धंस गया। अच्छा। तो जेसीबी बीच में फंसा। आप देख सकते हैं कि वो बॉकेट लगा के निकला है। और जब हम लोग को पता चला तो हम लोग बोले कि भाई ये 2013 में पुल ये बना है, क्लासिक कोल के द्वारा बनाया गया था, तो अचानक से इतना जल्दी बड़ा घटना कैसे हो गया। तो बाद में पता चला कि नीचे ढलाई करने की जगह में वो पत्थर जोड़ाई कर दिया था। पत्थर जोड़ाई कर दिया? हाँ, पत्थर जोड़ाई कर दिया है। तो हम लोग वही मजाक में बोल रहे थे कि आप देख सकते हैं कि बगल में ये जो रेलवे वाला है, ये जो रेलवे का पुल आप जो देख रहे हैं, ये आज अंग्रेज जमाना का टाइम में निर्माण किया हुआ पुल है। दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी कैसे जा रहे हैं कोठार के लोग? अभी कोठार के लोग देख सकते हैं कैसे कच्चे रास्ते में जा रहे हैं। उधर से बाईपास बना हुआ है, कोर्ट के होते हुए फिर 4 लेन को जाते हैं, फिर अपना गिरने से आवाजाही प्रभावित हो रही है। बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। रेलवे का ये पुल बना हुआ है जो टच से मस नहीं हुआ है,
ये 75 वर्ष पूर्व बनाया गया था और ये लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व बनाया गया था। ये पुल धंस गया है। ऐसे में इसके निर्माण पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल लौटे। के बाद एक जो है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अलग अलग राज्यों में जो है वो जीत मिल रही है। बहुत सारे लोग आप देखिए कि कह रहे हैं कि भाई असम भी जीत लिए, असम का तो लगभग तय था कि जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन बंगाल बड़ा मुश्किल लग रहा था। ये बहुत दिन का सपना था हमारे जनसंघ काल के श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का, ये सपना पूरा हुआ। उनकी धरती पर पहली बार सरकार बन रही है। जनसंघ के जो संस्थापक हैं उनकी धरती पर 40 वर्षों में पहली बार सरकार बन रही है। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। आज ऊपर से देख रहे होंगे तो प्रसन्न हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। उनका जो सपना था आज वर्षों बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। और ये मैं शीर्ष नेताओं का, अपने जो भी नेता वहाँ लगे हुए थे, मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगी कि पार्टी का बहुत खुशी का बात है, वर्षों का सपना पूरा हुआ है। बहुत सारे लोग लगातार जो है टीएमसी के लोग ये कह रहे थे कि यहाँ की स्मिता को हम समझते हैं, यहाँ की चीजों को, यहाँ के कल्चर को हम समझते हैं, हम किसी बाहरी को नहीं घुसने देंगे। बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बाहरी बता रहे थे, कह रहे थे ये लोग यहाँ के बंगाल के कल्चर को क्या समझेंगे। तो बंगाल की जनता ने बता दिया कि कल्चर क्या होता है। कल्चर क्या होता है बंगाल की, क्योंकि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंक मुक्त, ये तीनों मुक्त। और 4 मई ममता दीदी गई। ममता दीदी जो गई तो वो तो हमारी बहन बता दी, हमारी माँ बता दी, क्योंकि वहाँ से मैं खुद आई हूँ, चुनाव में गई थी तो मैं देखी कि हमारी बहन, हमारी माँ किस तरह से डरी हुई थी। एकदम डर का माहौल था वहाँ। अब हमारा सरकार बन रहा है तो हमारी बहन खुलेआम सांस लेगी। बंगाल की जीत जो है वो कोई आम जीत नहीं है, जनसंघ के इतिहास के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान था 2047 तक भारत को विकसित देश बनाकर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान से आगे ले जाना है, उसमें बंगाल की जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए प्रचंड जीत दिलाकर हमारे दीदी ममता बनर्जी का जो झूठा घमंड को चूर कर बक्सा में ताला में बंद कर दिया। एक मुद्दा बंगाल में जो बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि बाहरी लोगों ने भी उठाया और वहाँ के भी लोग जो थे वहाँ पर भी जो है बहुत बड़े स्तर पर उठाया गया कि बंगाल जो एक आर्थिक राजधानी एक समय पर हुआ करती थी, उसको ममता बनर्जी ने और उनके पहले की पार्टी जो लेफ्ट पार्टी रही, उन्होंने मिलकर बहुत बुरी तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल को कैद करके वहाँ पर गुंडा का राज चाहती थी कि कायम करके यहाँ पर हम बर्दाश्त प्राप्त करें, लेकिन वहाँ की जनता समझ गई कि इनके जाल में फंसने वाली यह बात नहीं है। अब मछली जाल में नहीं आएगी। बंगाल की जो विकास होना चाहिए उसको ममता बनर्जी ने नहीं होने दे रही थी और गुंडा के राज पूर्ण रूप से स्थापना करनी चाहती थी। इसकी बंगाल की जनता ने इसको जवाब देकर अब विकसित बंगाल बनेगा। विकसित बंगाल के साथ साथ भारत विकसित देश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, दुमका में एक बड़ा हादसा हो गया। जिले के गोपू कांदर थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर बिस्किट से लदा ट्रक जिसमें आग लग गई। ट्रक बिजली की तार से संपर्क में आया जिससे उसमें भीषण आग लगी और आग इतनी भयावह थी कि कंटेनर का केबिन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर किशोर कुमार और खलासी आलम आग में थोड़े से झुलसे जरूर हैं। हालांकि गनीमत रही है कि सही समय पर ट्रक से कूद करके उन्होंने अपनी जान बचा ली है। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां और कोल ट्रांसपोर्ट की वाटर वैन मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इतना सामने मत रहो, टंकी उड़ेगा तो हट जाओ, टायर भी फट सकता है ना। इतना रामगढ़ से खबर है जहां पर कचरा डंप में अचानक से आग लग गई है और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये आग से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कचरा दुकान में, कचरा गोदाम में और खबर मिला गाड़ी ने हम लगाए और काम कर रहे हैं। 2 गाड़ी अभी काम कर रहा है। कंट्रोल में है लेकिन अभी लगेगा टाइम बताने में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल